दोस्तों, फनी एजुकेशनल ट्रिक की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं, जिस क्रम में आज हमारी ये 28वीं क्लास है और जिसमें हमने क्रांतिकारी यानी भारत के राष्ट्रवादी नेता शुरू कर रखे थे, जिसमें आज हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रास बिहारी बोस के बारे में लाइन टू लाइन याद करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको हमें पढ़ना है आज। और रास बिहारी बोस ये हैं महान क्रांतिकारी बिहारी बोस। तो स्टार्ट करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये विवरण है वो लक्ष्य बुक में दिया हुआ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो पहले हम इनके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम मैप के माध्यम से याद करेंगे, फिर हम इस विवरण को पढ़ेंगे और इसको भी याद करेंगे। तो ये इंडिया मैप है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे बंगाल में कांठलपाड़ा गांव है, वहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। इनकी जीवनी की हम बात करें तो 1838 में इनका जन्म हुआ था और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता थे यादवेंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो पिता थे उनका नाम था यादवेंद्र चट्टोपाध्याय। ये इनका धर्म था बंगाली ब्राह्मण। हम इनके नाम से ही विदित हो रहा है कि चट्टोपाध्याय होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, यानी बंगाल में एक जाति विशेष ब्राह्मण की चट्टोपाध्याय। तो इनका जो धर्म था वो ब्राह्मण था, बंगाली ब्राह्मण। और इनका जन्म हुआ वो काठलपाड़ा गांव और बंगाल में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी कलकत्ता में। ठीक है ना, जन्म बंगाल का है, मृत्यु पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। आगे हम बात करें कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है उन्होंने हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। 1874 में इन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। ठीक है ना, तो 1874 में वंदे मातरम के रचयिता। फिर इन्हें आधुनिक बांग्ला साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है, यानी इन्होंने बांग्ला भाषा में जो इतने साहित्य लिखे देशवासियों को जागृत करने के लिए कि इन्हें आधुनिक बांग्ला साहित्य के जन्मदाता माना जाता है। और आधुनिक बंगाली साहित्यिक पुनर्जागरण काल के प्रणेता भी इनको कहते हैं, यानी आधुनिक बांग्ला साहित्य के जन्मदाता और आधुनिक बंगाली साहित्यिक पुनर्जागरण के प्रणेता भी इन्हें कहा जाता है, यानी बांग्ला साहित्य में इनके विशेष योगदान मिलते हैं। अब बात करें हम कि इनकी अंग्रेजी में लिखी हुई प्रथम प्रकाशित कृति है, उनका नाम है राजमोहन्स वाइफ। राजमोहन्स वाइफ इनकी अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम कृति है। और जो बांग्ला में इनकी प्रथम कृति है वो है दुर्गेश नंदिनी। इनकी जो बांग्ला भाषा में प्रथम कृति है वो है दुर्गेश नंदिनी और अंग्रेजी में है राजमोहन्स वाइफ। अंग्रेजी में क्या नाम है? राजमोहन्स वाइफ। और बांग्ला में है दुर्गेश नंदिनी। हमें पता है कि पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा माता है उनको ज्यादा मानते हैं, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि सबसे पहली जो बांग्ला में है वो दुर्गेश नंदिनी और जो अंग्रेजी में है वो राजमोहन्स वाइफ है। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ या फिर उपन्यास माना जाता है आनंद मंच। यानी इन्होंने जो विद्रोह की पृष्ठभूमि दिखाने के लिए या फिर अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनको दिखाने के लिए आनंद मठ लिखा था 1882 में। और उनकी कविताओं का संग्रह जो है उनको कहा जाता है ललिताओ मानस। ठीक है ना, ललिताओ मानस कहा जाता है। इन्हें 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं कि पहली अंग्रेजी में थी राजमोहन स्वाइफ, पहली बांग्ला में थी दुर्गेश नंदिनी और इनका जो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है वो है आनंद मठ और कविताओं का संग्रह इनका पाया जाता है ललिताओ मानस में। और इनका अंतिम उपन्यास जो है 1886 में लिखा था उन्होंने, वो था सीताराम। आपको पता है अंतिम समय में क्या याद आता है? सीताराम याद आता है, राम सीता सीताराम। तो इन्होंने अंतिम उपन्यास लिखा था सीताराम। फिर इनकी जो उपाधियां हैं वो एक उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी थी राय बहादुर, और राय बहादुर का मतलब होता है महान व्यक्ति। और एक इनको उपाधि दी थी CIE की। CIE का मतलब है चैंपियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, यानी भारतीय साम्राज्य का साथी। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने ब्रिटिश साम्राज्य में जो है सरकारी जॉब भी करी थी, उसके उपलक्ष्य में इनको भारतीय साम्राज्य का साथी यानी CIE की उपाधि मिली थी और राय बहादुर की उपाधि भी इनको मिली थी। यानी 2 इनकी उपाधियां आती हैं, राय बहादुर की उपाधि और भारतीय साम्राज्य का साथी यानी चैंपियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। फिर इनकी हम कृतियों की बात करें कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या-क्या हैं, तो एक नाम आता है कपाल कुंडला, मृणालिनी, बंग दर्शन, कृष्णकांत का वशियतनामा, राधा रानी और रजनी। इनको हम याद करेंगे कि कृष्णकांत, कृष्ण और राधा याद रह जाएंगे कि कृष्ण का वशियतनामा और राधा रानी। ठीक है ना, कपाल कुंडला, मृणालिनी और बंग दर्शन ये बंगाल से थे तो बंग दर्शन,
और रजनी, रजनी कपाल कुंडला मृणालिनी, एक साथ याद करेंगे, रजनी कपाल कुंडला मृणालिनी। कृष्णकांत का वशियतनामा में क्या आ जाएगी, राधा रानी आ जाएगी। बंग दर्शन में ये बंगाल से थे तो इन्होंने लिखा। और जो प्रथम बांग्ला करती है वो दुर्गेश नंदिनी थी, प्रथम अंग्रेजी थी वो राजमोहन स्वाइप थी, और अंतिम थी वो क्या थी, सीताराम। अब हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए हमने। अब हम बुक में देखते हैं कि इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के उत्तरी 24 परगना के कांठलपाड़ा गांव नामक गांव में रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनका धर्म है वो ब्राह्मण है। इन्होंने वंदे मातरम की रचना करी। वंदे मातरम की रचना 1874 में की थी। वंदे मातरम की रचना 1874 में की। और इनका जन्म है वो कांठलपाड़ा गांव में हुआ था बंगाल में 1838 में। उनकी शिक्षा कलकत्ता में हुगली में मोहसिन कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। इनकी मृत्यु भी कहाँ पे होती है, कलकत्ता में होती है, और शिक्षा भी कलकत्ता में होती है। उन्होंने बंगाल भारत में साहित्यिक जागरूकता पैदा करने में महती योगदान दिया। वे जेशोर के डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। जब ये डिप्टी कलेक्टर के पद से रिजाइन लेते हैं तभी इनको क्या मिलता है, CIE की उपाधि मिलती है। 1894 में उन्हें चैंपियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर यानी इनका शॉर्ट नाम है CIE। बंकिम चंद्र प्रख्यात बंगाली लेखक, कवि और पत्रकार थे। उनके पहले उपन्यास का नाम दुर्गेश नंदिनी जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था 1865 में प्रकाशित हुआ। बंकिम ने अप्रैल 1872 से नामक बंग दर्शन साहित्यिक पत्र भी निकालना शुरू किया। इसमें संपादक स्वयं बंकिम थे। फिर आगे हम देखें, आधुनिक बांग्ला साहित्य के जनक बंकिम चंद्र थे, यानी आधुनिक बांग्ला साहित्य के जनक कहा जाता है इनको। इनसे पहले राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला गद्य को स्वीकारा था। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक शिक्षा बंकिम के सानिध्य में ही हुई थी। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्यिक शिक्षा ली थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी से ली थी। फिर इनकी रचनाएं हैं कपाल कुंडला, मृणालिनी, विश्व वृक्ष, कृष्णकांत का वशियतनामा, रजनी, चंद्रशेखर आदि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये उपन्यास देशभक्ति का उजागर है। इस उपन्यास का असली उद्देश्य कहानी की आड़ में लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना था। इसके वंदे मातरम गीत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। राज सिंह, देवी चौधरानी, कमला कांतरे दफ्तर, कमलाकांत का रोजनामचा आदि इनके उपन्यास हैं। तो हम इनको याद करेंगे कि कमला, एक तो कमला पे लिखे थे इन्होंने, कमला का दफ्तर और कमलाकांत का रोजनामचा, यानी कमला कमला को याद कर लेंगे। और देवी चौधरानी यानी देवी कमला, राज सिंह और सीताराम इनका क्या था, अंतिम उपन्यास था। बंकिम चंद्र ने कृष्ण चरित्र नाम से भी कुछ लेख लिखे। इन्होंने राधा रानी भी लिखा था। उनमें उन्होंने नए ढंग से भगवान जो कृष्ण है के कार्य की व्याख्या की। इस प्रकार उन्होंने धर्म को पोगपंथियों से अलग करने की चेष्टा की थी। बंकिम चंद्र का देहांत 8 अप्रैल 1894 को कलकत्ता में हुआ था। तो ये हमने बात करी है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय की। अब हम बात करते हैं रास बिहारी बोस की। ये हैं राष्ट्रीय नेता रास बिहारी बोस। अब इनको मैप से याद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जन्म से कि रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था बंगाल में। बंगाल में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हुआ था और बंगाल में ही जन्म किसका हुआ था, रास बिहारी बोस का। जबकि इनकी मृत्यु होती है जापान में। इनके पीछे भी एक कहानी है तो हम देखेंगे। इनकी पत्नी का नाम था तोशिको। तो अब हम बात करते हैं कि जन्म इनका हुआ बंगाल में और इनकी जो जॉब थी वो हुई थी देहरादून में। यानी ये देहरादून उत्तराखंड में काम करने लग गए थे। उसके बाद में एक घटना होती है लॉर्ड हार्डिंग की। तो 1911 में जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था, उस समय दिल्ली के जो समारोह था उसमें आया हुआ था कौन, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग चांदनी चौक में पहुंचा था, दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंचा। तो यहाँ पे 23 दिसंबर 1912 को इन लोगों ने क्या किया, बम फेंका लॉर्ड हार्डिंग पे। यानी 23/12/1912 को कांड होता है दिल्ली षड्यंत्र मामला, या फिर दिल्ली लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख होते हैं रास बिहारी बोस और इनके सहयोगी होते हैं बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी अमीरचंद। इन सबको फांसी दे दी जाती है, चारों को फांसी दे दी जाती है लाहौर षड्यंत्र में और दिल्ली जो षड्यंत्र है उस मामले में कि इन्होंने हार्डिंग को मारने की कोशिश की थी। तो इस मामले में इनको फांसी दे दी जाती है और रास बिहारी बोस हैं वो फरार हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं।
और वहाँ से वो आज़ाद हिंद फौज का संगठन करते हैं और जो है वो पत्रचारिता का जो प्रसार करते हैं, ठीक है ना? तो उनका आगे का वो करियर कहाँ रहता है, जापान में रहता है और वहीं जाके वो शरण लेते हैं किसकी? जो पत्नी का नाम तोशिको है, वहाँ पे वो लेडी के पास में शरण लेते हैं और उससे शादी भी कर लेते हैं बाद में। तो ये यहाँ पे ये फ़ोटो है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग है वो बैठा हुआ है ऊपर और बम का धमाका होता है, जिसमें रास बिहारी बोस थे, जो प्रमुख थे और ये घटना होती है 23/12 ठीक है ना? 23/12/1912 की जिसमें जो दिल्ली षड्यंत्र बोला जाता है, इसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है। इसके विरोध में रास बिहारी बोस के 4 सदस्यों को 4 जो सहयोगी थे, उनको फांसी दे दी जाती है और रास बिहारी बोस यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं। अब 1913 में इन्होंने लिबर्टी नामक पर्चा निकाला था। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी 1913 में इनका लिबर्टी नामक पर्चा निकलता है। फिर जापान में ये 1915 में जापान पहुँच गए थे और वहाँ जाके इन्होंने तोशिको से विवाह कर लिया था। तो जापान में इन्होंने न्यू एशिया समाचार पत्र निकाला था। जापान में इनका जो पत्र निकलता है उसका नाम है न्यू एशिया और जो 1913 में था उसका नाम है लिबर्टी। फिर हम बात करते हैं टोक्यो की, तो इन्होंने टोक्यो टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग। 1942 में ये टोक्यो जाते हैं और वहाँ पे जो भी भारतीय राजनेता थे, जो भारत से बाहर थे, उनका सम्मेलन बुलाते हैं और वहाँ पे ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे देश से बाहर हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनको भारत में ब्रिटिश जो शासन चल रहा है भारत में, उनके विरुद्ध खड़ा किया जाए। तो ये इनका उद्देश्य था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था एशिया, एशिया वासियों के लिए है, कि जो एशिया, एशिया वासियों के लिए है, ये नारा था रास बिहारी बोस का। फिर बात आती है आज़ाद हिंद फ़ौज की, यानी जब सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस मिलते हैं जापान में, तो 1942 में स्थापना की जाती है आज़ाद हिंद फ़ौज की। बाद में सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया जाता है, यानी रास बिहारी बोस ने स्थापना करके 1942 में इसका जो नेतृत्व है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है और इनका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस करते हैं और ये दिल्ली की तरफ चलते हैं, यानी दिल्ली चलो का नारा देकर आज़ाद हिंद फ़ौज भारत पहुँचती है 21 मार्च 1944 को। तो हम दोबारा देखें कि इनका जन्म है वो 1886 में, 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म बंगाल में हुआ और फिर बंगाल में होने के बाद में इन्होंने शिक्षा या फिर जॉब ली थी देहरादून उत्तराखंड से। देहरादून उत्तराखंड में ये अन्य क्रांतिकारियों से मिले थे, जैसे बसंत कुमार विश्वास है, बाल मुकुंद है, अवध बिहारी है, अमीरचंद है। तो इन्हीं दोस्तों से ये देहरादून उत्तराखंड में मिले थे। फिर घटना होती है 1912 में, जब ये हार्डिंग पे बम ठीक है ना, बम बरसाते हैं। 1912 में ये घटना होने के बाद में इनके दोस्तों को फांसी दे दी जाती है और रास बिहारी बोस कहाँ चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं। 1913 में ये लिबर्टी पर्चा निकालते हैं और फिर जापान में न्यू एशिया समाचार पत्र का जो निष्कासन प्रकाशन होता है। फिर ये टोक्यो में भारतीय नेताओं की जो सम्मेलन बुलाते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और नारा देते हैं एशिया एशिया वासियों के लिए है। तो फिर बाद में आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन होता है और बाद में आज़ाद हिंद फ़ौज का नेतृत्व है वो सुभाष। अभी हम इनके जो घटनाएँ हैं उनको शॉर्ट में देखते हैं। तो 1905 में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। 1908 में अलीपुर बम धमाके के बाद बंगाल छोड़ दिया था। 1911 में वायसराय हार्डिंग पर हमले में शामिल थे। 1916 में इन्होंने जापान की नागरिकता ले ली थी। 1918 में जापानी महिला तोशिको से शादी की और 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। 1945 में जापान में इनका निधन हो जाता है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। रास बिहारी बोस देश और विदेशी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का पथ जिन लोगों ने अपनाया, उनमें रास बिहारी बोस का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। रास बिहारी बोस की प्रारंभिक शिक्षा चंद्रनगर में हुई थी। बचपन में रास बिहारी बोस मनमाने ढंग से काम करने वाले और उदंड स्वभाव के थे, यानी बचपन से ये बम फोड़ने वाले थे। 1906 में वे देहरादून में नौकरी करने लगे। देहरादून में उनका संपर्क कई क्रांतिकारियों से हुआ था। अब 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में है। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने में रास बिहारी बोस प्रमुख थे। 1913 में रास बिहारी बोस ने अंग्रेजी में लिबर्टी नामक एक पर्चा छापकर बंटवाया, जिसमें यह घोषणा की गई कि इनकलाब आज के समय का तकाजा है। यानी जो आज के समय का तकाजा है वो सिर्फ इनकलाब है। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, है ना? हमारी आज़ादी की मंजिल
सशस्त्र क्रांति के रास्ते से ही हासिल हो सकती है। यानी जो गांधी जी वगैरह कर रहे हैं हाथ जोड़-जोड़ के, वो हमारी क्रांति का रास्ता नहीं है। तो सिर्फ़ हमारी जो आज़ादी की मंजिल है वो सशस्त्र क्रांति है, यानी शस्त्र लेंगे तभी हमें आज़ादी मिलेगी। तो ये नारा था रास बिहारी बोस का। रास बिहारी जी ने गदर पार्टी आंदोलन को सक्रिय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में जब पंजाब गदरवासियों का केंद्र बना और संपूर्ण भारत में 21 फरवरी 1915 को एक साथ विद्रोह का पुनः प्रयास किया गया गदर पार्टी के द्वारा, तो लाहौर उसकी योजना का केंद्र था और रास बिहारी बोस इसके प्रमुख आयोजक थे। यानी गदर पार्टी में भी इनका विशेष सहयोग रहता है रास बिहारी बोस का। कृपाल सिंह नामक मुखबिर के कारण अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। बहुत से क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। क्रांति असफल रही, परंतु इससे अंग्रेजों और जनता के बीच एक संदेह की दीवार खड़ी हो गई। रास बिहारी बोस भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान आ जाकर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की विशेष योजना का काम करते रहे। भारत में अंग्रेजी सरकार से रास बिहारी बोस की गतिविधियां छिप न सकी। अब उन्होंने भारत में रहना उचित नहीं समझा और अंग्रेजों को धोखा देकर भारत से बाहर चले गए। रास बिहारी बोस एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर 1915 में जापान चले गए। वहां उन्होंने एक जापानी लड़की तोशिको से विवाह करके जापान की नागरिकता प्राप्त की। रास बिहारी बोस को जापान में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का मौका मिला। उनका संपर्क जापान के बड़े-बड़े लोगों से बढ़ता गया। भारत के क्रांतिकारियों के लिए हथियार आदि भेजने की व्यवस्था में लगे रहे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने जापानी सरकार से समर्थन जुटाने का प्रयास किया। 28-30 मार्च 1942 को दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीय नेताओं का सम्मेलन टोक्यो में बुलाया गया था। यानी 1942 में इन्होंने भारतीय नेताओं को इकट्ठा किया टोक्यो में। सम्मेलन में उस समय की राजनीतिक स्थिति पर विचार किया गया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई व आजाद हिंद फौज के गठन का निश्चय किया गया। 14 से 23 जून के मध्य बैंकॉक में रास बिहारी बोस ने भारतीयों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया और आजाद हिंद फौज को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जुटने का आह्वान किया। अब जापान ने भी उसकी बात मान ली थी। 50,000 भारतीय सैनिकों जो जापान के युद्ध बंदी थे, यानी जापान के युद्ध बंद में थे, युद्ध में शामिल थे। 50,000 सैनिक हमारे भारत के इस सेना में भर्ती हो गए, यानी आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आमंत्रित किया। वे जापान आकर रास बिहारी बोस जी से मिले। रास बिहारी ने उन्हें आजाद हिंद फौज यानी INA को शक्तिशाली बनाने का काम किया। रास बिहारी बोस ने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया था कि एशिया एशियावासियों के लिए है। श्री बोस को विश्वास था कि सुसंगठित सशस्त्र क्रांति से ही देश को आजाद किया जा सकता है। उनका यह भी विश्वास था कि इस क्रांति को सफल बनाने में ब्रिटिश विरोधी विदेशी राज्यों की सहायता आवश्यक है। यानी इनका मेन एम यही था कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो हमारी वो भारत की सेना बनाएं भारत से बाहर, और हम क्या करें, अंग्रेजों को उखाड़ने का कार्य करें। और जो देश हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी हैं तो उनको हम हमारी तरफ लेके आए। तो इनका सिर्फ यही जो उद्देश्य रहा था। नेताजी की जापान पहुंचने से पहले रास बिहारी बोस ने जापान में प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है ना। कैप्टन मोहन सिंह को उसका प्रधान नियुक्त किया था। यानी कैप्टन मोहन सिंह को प्रधान नियुक्त किया गया था आजाद हिंद फौज का, रास बिहारी बोस ने स्थापना करके। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी थी। 1943 को उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को इस पद पर नियुक्त किया था। रास बिहारी बोस जब अस्थायी आजाद हिंद सरकार के सर्वोच्च परामर्शदाता थे, नेताजी ने कहा था कि रास बिहारी बोस पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्र जन्म के संग्राम के जन्मदाता थे। यानी पूर्वी जो एशिया है वहां पे भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम किया था वो सिर्फ रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस का देहांत 21 जनवरी 1945 को जापान की ही भूमि में हुआ था। ये फोटो है वो टोक्यो सम्मेलन की है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हैं और ये यहाँ पे रास बिहारी बोस हैं संबोधित करते हुए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे वाले वीडियो में और राष्ट्रवादी नेता पढ़ेंगे। जय हिंद।